गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए, ऐसे टॉपिक का आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस विशद टॉपिक जो बहुआयामी चरित्र वाला टॉपिक है जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। ये बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के सिलेबस का हिस्सा है, साथ साथ ये सब्सिडियरी कोर्स का भी हिस्सा है पार्ट 2 के लिए नॉर्मली, और ये पार्ट 3 के लिए भी अनिवार्य रूप से ज़रूरी है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस काफ़ी दूर तक उपयोगिता इसकी होती है। साथ साथ मैट्रिकुलेशन के बाद जैसे ही बच्चे इंटरमीडिएट स्तर में आते हैं उस समय एप्लीकेशन के रूप में फ़िज़िक्स में खासकर डेफिनिट इंटीग्रल के बहुविध उपयोग आते हैं। इसीलिए फिजिक्स के बच्चों को इस टॉपिक को जानना बेहद ज़रूरी है। साथ साथ ये बीसीए करिकुलम का भी हिस्सा है और तमाम स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशियोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, हर स्ट्रीम के लिए ये टॉपिक अत्यंत अनिवार्य रूप से उभर कर आता है। इसकी प्रासंगिकता इतनी व्यापक है कि आज हम लोग इसको जानने सुनने का प्रयास करेंगे और किस तरह से इसके एप्लीकेशन होते हैं इसको भी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे तमाम साइंसेस के दरमियान। लेकिन इसका जो मूल स्वरूप है गणितीय पक्ष, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और तमाम हायर लेवल कॉम्पिटिशन्स जिसमें खासकर कमीशन एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम सर्विस कमीशंस, इसके अतिरिक्त जैम, आईआईटी, गेट, नेट, सभी परीक्षाओं में डेफिनिट इंटीग्रल बहुतायत रूप से और बड़े गहन रूप से पूछे जाते हैं। इस मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक और इस मल्टी डायमेंशनल टॉपिक को हम लोग अब थोड़ा कॉन्सेप्ट के रूप में समझने का प्रयास करें। व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रल? डेफिनिट इंटीग्रल, इसका दूसरा नाम प्रॉपर इंटीग्रल भी कहा जाता है। प्रॉपर इंटीग्रल जो एलिमेंट्री तौर पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि कैलकुलस का जो डिवीजन हुआ है, कैलकुलस को हम लोग दो रूपों में पढ़ते हैं। कैलकुलस के दो भाग हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस तोड़ना या विश्लेषण का काम करता है। विश्लेषण का मतलब दुनिया में हर एक चीज़ परिवर्तनशील है, समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन के सापेक्ष में दर को नापना ये डिफरेंशियल कैलकुलस का जिम्मा है। जबकि इंटीग्रेशन का काम ठीक उसके विपरीत, जो टूटे हुए हिस्से हैं उसको जोड़ने का काम इंटीग्रेशन का काम होता है। तो ये अगर विश्लेषण है तो ये संश्लेषण है। एक एनालिसिस है, दूसरा सिंथेसिस है। एक रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है और ये जितने चेंजेस हैं उसको एक्यूमुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है, यूनाइट करता है। तो यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी ये शास्त्र का उद्देश्य होता है खोजना, और ये कैलकुलस बाखूबी इसको करता है इनफाइनिटेसिमल्स की मदद से, लिमिटिंग प्रोसेस की मदद से। इसलिए लिमिट का ज्ञान भी जरूरी है। आपको लिमिट आरंभ में ही बताया जाता है। तो लिमिटिंग प्रोसेस के तहत ये सारे क्रियाकलाप होते हैं, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग संज्ञान लेंगे। फिर पुनः इंटीग्रेशन का भी दो इम्पॉर्टेंट पक्ष है। एक है इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने कर लिया फंक्शन को, यानी चक्की में गेहूं डाल के आपने आटा पा लिया। तो अब प्रश्न है कि रिवर्स प्रोसेस है या नहीं, यानी उस गेहूं के उस आटे से क्या आप पुनः गेहूं की प्राप्ति कर सकते हैं? तो हमेशा ये संभव नहीं है कि आप मशीन में आपने गेहूं को चढ़ा दिया
और थोड़ी देर में ये अगर आटा बन के निकलता है तो रेट ऑफ चेंज हो रहे हैं, मशीन की परतों से कट कट के वो डस्ट पार्टिकल के रूप में अवतरित हो रहे हैं। तो हमेशा ये जो रेट ऑफ चेंज समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है, टाइम रेट ऑफ चेंज, इसका रिवर्स प्रोसेस शायद हम लोग यहाँ नहीं देख पाएंगे फिजिकली कि उस आटे को पुनः किसी मशीन पर चढ़ाकर शायद आप गेहूं बना लें, ऐसा हमेशा संभव नहीं है, ऐसी प्रक्रिया संभव नहीं है। इसका मतलब हर एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है उसका एंटी डेरिवेटिव हो, यह आवश्यक नहीं है। तो आज हम लोग एक दूसरी विधा से जुड़े हैं इंटीग्रेशन का। एक तो इसका हिस्सा हुआ इंटीग्रेशन का कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये इसका बड़ा भूभाग है एंटी डेरिवेटिव। और एक है एंटी डेरिवेटिव, एक है डेफिनिट इंटीग्रल। इसका दूसरा नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल। और एक दूसरा हिस्सा जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा छेड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल। नाम से ही प्रतीत होता है, डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन इन ए डेफिनिट जोन, इंटीग्रेशन इन ए पर्टिकुलर डोमेन, इन द स्पेसिफाइड डोमेन। इस डोमेन के दरमियान अगर हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं, तो ये डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। तो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनेशन: a definite integral is fundamentally defined as the net value of an antiderivative. The net value of an antiderivative. ये बहुत मूल्यवान परिभाषा है और लाइफ में हमेशा याद रखने लायक परिभाषा है, क्योंकि किसी भी लेवल पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए डेफिनिट इंटीग्रल, तो आपको निश्चित रूप से इस तरह से बताना चाहिए कि डेफिनिट इंटीग्रल की मूलभूत परिभाषा है कि ये एंटी डेरिवेटिव का नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करें। दैट इज, लेट f dash x is equal to fx। सपोज कैपिटल F का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन स्मॉल f है। सपोज कैपिटल F को डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल f आता है, दैट इज, इसको हम लोग ऐसे गणित की भाषा में लिखते हैं, दैट इज dy dx of fx is fx। then we define integral of fx under the limit a down to b is fb minus fa। now this is much interesting। आप जान रहे हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो निश्चित रूप से इस फंक्शन का इंटीग्रल fx होगा, कैपिटल F होगा। और इसको हम लोग अभी एक तरह से प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग देख लेंगे कि नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, और यहाँ से नेट वैल्यू उजागर होगा कि वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एट द अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एट द लोअर लिमिट, ये नेट वैल्यू के रूप में चरितार्थ हो रहा है। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करें और इसको जान लें ये क्या वस्तु है, किस तरह का आशय है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लें। जैसे एक्सप्लेनेशन इसको हम लोग कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, हमने देखा है कि कैपिटल F का अगर डिफरेंशिएशन अगर स्मॉल f है
तो डेफिनेशन के मुताबिक इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये कहलाएगा, यानी इसका इंटीग्रल ये कैपिटल F कहलाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव इस पर कुछ ऑपरेट करने से ये फंक्शन होता है, इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने पर ये फंक्शन आएगा। एंटी प्रोसेस ऑपरेट करने पर उस एंटी प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन के बाद इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ था, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ हो गया। लेकिन याद रखें कि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट बैठता है, जनरल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में हमने चर्चा किया हुआ है। तो एफ एक्स प्लस सी, अब ये जो इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया, लेकिन इसको आप किसी खास दायरे में इंटीग्रेट करना है। आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन सपोज ए टू बी है, ए से बी तक हमको सोचना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का दायरा हमको ए से बी तक ले जाना है। अब ये जो इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल का वैल्यू आपने ए से बी तक आपको रन करना है। तो जैसे आप यहां ओरिजिन से चले और शुरू में ए तक गए, फिर ओरिजिन से चल के आगे आप बी तक गए, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, दैट इज बी माइनस ए, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप शुरू में ओ से चल के ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद फिर आगे चल के और टोटली बी डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट आपका बी माइनस ए हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर डिस्प्लेसमेंट माइनस लोअर डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से आपका नेट गंतव्य हुआ। यहां पे नेट गंतव्य किसका हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का। इसका मतलब इंटीग्रेशन एट द फाइनल पॉइंट माइनस इंटीग्रेशन एट द लोअर पॉइंट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एट द फाइनल पॉइंट अगर लेंगे, x के जगह पर आप b प्लांट कर दें, एफ बी प्लस सी हुआ, माइनस इंटीग्रेशन एट द लोअर एंड, दैट इज एफ ए प्लस सी। इसको अगर खोलेंगे तो c गेट्स कैंसिल और आपके पास एक जो वैल्यू आ रहा है, इसको हम लोग वॉच करेंगे क्या आ रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज एफ बी माइनस एफ ए। ये क्या गया स्टूडेंट्स, एफ बी माइनस एफ ए। एफ क्या है, उसका इंटीग्रेशन है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू किस पॉइंट पर आया, एट द अपर लिमिट, माइनस उसी इंटीग्रेशन का वैल्यू किस पॉइंट पर आया, लोअर लिमिट पर। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट यानी नेट डिस्टेंस हुआ, नेट वैल्यू हुआ किसका, एंटी डेरिवेटिव का। उसका एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स था, एफ एक्स का वैल्यू अपर लिमिट पर माइनस एफ एक्स का वैल्यू लोअर लिमिट पर, यानी अपर लिमिट value of the integral at the upper limit minus value of the integral at the lower limit give you the net value of the antiderivative। इसी के रूप में हम लोगों ने net value of the antiderivative के रूप में definite integral को चिन्हित किया है। अभी हम लोगों को एक पक्ष दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं से इसमें एक नेट शब्द के कारण कहीं ना कहीं से वेक्टर की गुंजाइश है, वेक्टर के फ्लेवर हैं, और ये फ्लेवर दूर तक डिस्पर्स्ड होंगे, दूर तक प्रसारित होंगे। इसको हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के माध्यम से जानेंगे। दूसरी बात है कि ये बहुआयामी चरित्र वाला टॉपिक है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटीग्रांड मिलेंगे, ऐसे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसके एंटी डेरिवेटिव नहीं है, फिर भी उसके डेफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं। ये उसका बहुआयामी चरित्र है और इसकी व्यापकता यहाँ से तय होती है कि अनेकानेक इंटीग्रल्स मिलेंगे जिसके विदाउट एंटी डेरिवेटिव होते हुए भी डेफिनिट इंटीग्रल उसके एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने परिभाषा लिखा था, इसलिए लिखा था कि दिस इज फंडामेंटली डिफाइंड एज दिस। डेफिनिट इंटीग्रल को फंडामेंटली हम लोग इस रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन यही इसकी कुल परिभाषा नहीं है। इसके अलावा भी डेफिनेट इंटीग्रल अपने तौर पर डिफाइंड होंगे या उसके दूसरे प्रतिमान भी हैं, दूसरे डेफिनेशंस भी हैं, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ समेशन, ये उसका दूसरा पक्ष है। और भी तमाम इसके फलक हैं, इन फलकों को हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के माध्यम से जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज के बारे में संज्ञान लें, वो है
नोट के रूप में, ए डेफिनिट इंटीग्रल इज ए फंक्शन ऑफ इट्स लिमिट्स, उसके लिमिट के फलन है। अर्थात डेफिनिट इंटीग्रल एक कांस्टेंट है, एक प्रॉपर इंटीग्रल। या डेफिनिट इंटीग्रल का नाम इसलिए पड़ा कि उसका वैल्यू एक प्रॉपर वैल्यू होगा, एक डेफिनिट नंबर होगा, एक डेफिनिट रियल नंबर होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नोट के रूप में, a definite integral is a function of its limit। इसके जो भी लिमिट है उसके फंक्शन होंगे। fb माइनस fa के ये फलन है, अर्थात b और a उसके लिमिट है, इसके लिमिट के फंक्शन है, और इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, डेफिनिट होगा, and its value is constant। ये डेफिनिट है, ये निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात है there does not exist constant of integration, there does not exist any constant of integration c in the definite integral आपने देखा होगा कि c और c, जो अपर लिमिट का c था और लोअर लिमिट का c था, वो इरेज हो गया, दोनों एक दूसरे को काट दिया। इसका मतलब c का अपीयरेंस खत्म हो जाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में अपरिहार्य रूप से c ऐड होते हैं, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में देयर इज नो रूम, देयर इज नो स्कोप फॉर c एबोलिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तीसरा, सवालों को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे या कोई सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के तदनुसार उसके लिमिट में भी क्रमागत परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे। एनी सब्स्टिट्यूशन would call for corresponding change in limit, corresponding change in limit। अगर हम लोग किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके अनुसार लिमिट में भी तदनुसार परिवर्तन होगा, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स के आधार पर, नोट के आधार पर हम लोग ऐसा काम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लें, चौथा पॉइंट, ए डेफिनिट इंटीग्रल may exist even without possessing an antiderivative, even without possessing its antiderivative। ये एक मूल्यवान प्रॉपर्टी है, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये सबसे गंभीर एक मुद्दा है जो डेफिनिट इंटीग्रल को मल्टी फेसेटेड टॉपिक बनाता है, और इसका उपयोग तमाम साइंसेज में, अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में बहुतायत रूप में, इकोनॉमिकल साइंस में बहुतायत रूप में, सोशल साइंस में बहुतायत रूप में, तमाम साइंसेस के लिए एक अपरिहार्य हिस्सा बन चुका है ये डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये बिना इंटीग्रेशन निकाले हुए भी डेफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब बिना एंटी डेरिवेटिव होते हुए भी फंक्शन के डेफिनिट इंटीग्रल एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इसकी गंभीरता को और गहनता को दर्शाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको पूछा जाए कि इंटीग्रेशन इसका निकालिए log sin x का विथ बेस ई, तो ये इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर इसका डेफिनिट इंटीग्रल निकालना रहे खास रेंज में, खास डोमेन में, तो शायद इसका इंटीग्रेशन आप निकाल पाएंगे। इतना डज नॉट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अर्थात log sin x को आप ऐसा कोई एक फंक्शन का नाम नहीं बता सकते हैं जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर इमीडिएटली log sin x आ जाए। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन इसका however 0 to pi by 2 log sin x dx exists। अभी जो हम लोगों ने आरंभिक परिभाषा दी थी, फंडामेंटल डेफिनेशन, उसमें कहा था कि डेफिनिट इंटीग्रल इज द नेट वैल्यू ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव, अर्थात उसके इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव का नेट वैल्यू है। लेकिन यहाँ दूसरी क्रियाकलाप आ गई, दूसरी यहाँ स्पर्धा दिखाई पड़ रही है, दूसरी बात आ गई कि इसका बिना इनडेफिनिट निकले हुए भी डेफिनिट निकल सकता है। इसका मतलब डेफिनिट का दृष्टिकोण और व्यापक है और विशाल है। तो उस डेफिनिट इंटीग्रल हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका बिना इंटीग्रल निकले हुए भी इसके डेफिनिट इंटीग्रल निकल सकते हैं। ऐसी बात है डेफिनिट इंटीग्रल के साथ। इसका मतलब डेफिनिट इंटीग्रल के पोर पोर में और भी तमाम फलक समाहित हैं। इन फलकों को हम लोग इसके प्रॉपर्टी से चिन्हित करते हैं कि इसमें कौन से विशेषताएं हैं, कौन से गुणधर्म हैं जिनके चलते डेफिनिट इंटीग्रल इस व्यापकता को दर्शा रहा है। इसके अनेक प्रॉपर्टीज हैं, इक्वालिटी के रूप में, इनइक्वालिटी के रूप में, या एक नए फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन के रूप में। इसके बहुविध एप्लीकेशंस हैं और प्रॉपर्टीज हैं। आज हम लोग कुछ एक प्रॉपर्टीज को ही संज्ञान में लेंगे और इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में फिर बाकी प्रॉपर्टीज की चर्चा होगी। तो हम लोग स्टार्ट करें कुछ प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रल a to b fx dx is same as integral a to b fy dy is same as integral a to b ft dt। इसका मतलब फंक्शन अगर सेम है और लिमिट अगर सेम है, देन वेरिएबल डज नॉट मैटर। एक्स वाई टी जो है ये सब डमी वेरिएबल्स कहलाते हैं। इन सब वेरिएबल्स का कोई आशय नहीं है। सो लॉन्ग एज फंक्शन इज सेम एंड लिमिट इज सेम, द वेरिएबल्स आर यूजलेस टू डिस्कस। इसका मतलब है दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉस को, कोसाइन फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना पड़े 0 से पाई बाय 2, तो आपने देख लिया इसका वैल्यू 1 आएगा। लेकिन अगर cos x के जगह आप cos y लिख देते हैं तो उसका भी इंटीग्रल उतना ही आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, इसके लिमिट का फंक्शन है। ये इसके लिमिट पर रेस्ट करता है ना कि वेरिएबल पर रेस्ट करता है। इसका मतलब देयर इज हार्डली एनी सेंस ऑफ द वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड। x के जगह अगर y रख ले, लेकिन फंक्शन सेम रहने चाहिए। या अगर आप चाहें तो इसको cos t dt भी रख सकते हैं। अगर t का फंक्शन लेते हैं 0 से पाई बाई 2 और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ t जरूर आएगा, लेकिन t का लिमिट लास्ट में सॉल्व करके 1 ही आएगा। ये तीनों डेफिनिट इंटीग्रल्स आइडेंटिकल हैं। देखने में एक x का फंक्शन लग रहा है, एक y का, एक t का, लेकिन ये चूंकि वस्तुतः ये लिमिट के फंक्शन है तो लिमिट वाइज सबका मान 1 है। सबको सॉल्व करने पर एग्जैक्टली एक ही आंसर आएगा, दैट इज 1। इसका मतलब ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, दिस आर
इमेटीरियल, इसको डमी वेरिएबल्स कहते हैं। हियर x y t आर कॉल्ड डमी वेरिएबल्स। प्रॉपर्टी नंबर 2, a to b fx dx is negative b to a fx dx। अगर हम लोग वेक्टर को वन डायमेंशन तक ही कैद रखें, लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं विचारधारा कि ए बी और बी ए दोनों एक दूसरे का रिवर्स वेक्टर है। ए बी और बी ए, जो बच्चे वेक्टर पढ़े होते हैं उनको ज्ञान होगा कि ए बी इज नेगेटिव ऑफ बी ए, यानी ए से बी तक जाना और बी का फिर ए से वापस लौटना, ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। इसका मतलब ए से बी का डिस्प्लेसमेंट और बी से ए का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का नेगेटिव है। देयर लेंथ्स आर सेम बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, इसलिए दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर भी बदल गया, ऑपोजिट वेक्टर हो गया। इसी तरह से ए से बी गए और एक बार बी से ए आए, इसमें दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। ये सफिशिएंट ग्राउंड दे रहा है और सिग्नलिंग फॉर you to think that it is something sensing a vector, ये वेक्टर के सेंस को उजागर कर रहा है और इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अलजेब्राइकली। यूं तो वेक्टर की परिभाषा बहुविध है और गणित में, गणित शास्त्र में वेक्टर को हम लोग कई एक फलकों से चिन्हित करते हैं। उसमें एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट हुआ, दूसरा एक एनालिटिक एस्पेक्ट है और एक एक्सियोमेटिक एस्पेक्ट है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए वेक्टर। तो अभी कम से कम ज्योमेट्रिक फलक पर हम लोग वेक्टर के रूप में एक डेफिनिट इंटीग्रल को देखने और सुनने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी फलकों पर ये कहाँ तक उतर पाएगा, अभी हम लोग इस पक्ष को अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली अभी हम लोग देख रहे हैं ये साथ दे रहा है। तो अगर इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करें स्टूडेंट्स, तो अभी नेट वैल्यू के रूप में थोड़ी देर पहले देखे थे, इसका वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए था। थोड़ी देर पहले इसको हम लोगों ने खोला था परिभाषा के रूप में एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर इसको खोला जाए तो क्या होगा, एफ ऑफ द अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ द लोअर लिमिट, और उसका नेगेशन है, माइनस है। तो क्या ये इसके बराबर नहीं आ रहा है? एक्चुअली ये इमीडिएटली दिखाई पड़ रहा है। इट इज ऑल्सो एफ बी माइनस एफ ए। सो लेफ्ट साइड इज एफ बी माइनस एफ ए, राइट साइड इज एफ बी माइनस एफ ए अगेन। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से वेक्टर के फ्लेवर से ये उसको उजागर कर रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। इसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं ये कि ये कहीं ना कहीं से अपनी दिशा के बारे में एक आंतरिक गुण को दिखा रहा है कि ए टू बी और बी टू ए का जो दृष्टिकोण है ये अपोजिट है। अब इसी के डेरिवेशन के रूप में पूछा जाए कि व्हाट इज ए ए। ए का मतलब आपने ए से इमेजिनेट किया, ए से स्टार्ट किया और यहीं पर एंड किया, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आपने ए से शुरू किया और यहीं पर अगर आप खत्म हो गए, ए पर एंड हो गए, तो आपका लाइफ जीरो हो गया, योर वैल्यू इज जीरो। इसका मतलब कि इसको दूसरे प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ए डाउन टू ए एफ एक्स डी एक्स, ए से आपने स्टार्ट किया और यहीं पर एंड किया, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसका वैल्यू भी आप जीरो लिखेंगे। और इसको इसी के आधार पर साबित कर सकते हैं बिकॉज ए एफ एक्स डी एक्स इज माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स। आप इसको साइड वाइज चेंज करके ए टू एफ एक्स डी एक्स जीरो साबित कर लेंगे। जीरो इंटीग्रल यानी जीरो वैल्यू और एक केस में आता है, अगर आप फंक्शन जीरो को ही इंटीग्रेट कर डालें किसी भी लिमिट के दरमियान तो इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जीरो होने के लिए दो कंडीशंस मैटर करेंगे, या तो इंटीग्रांड ही जीरो हो
तब उसका डेफिनेट इंटीग्रल 0 होगा, या फिर लिमिट ही आइडेंटिकल हो जाए तब भी डेफिनेट इंटीग्रल 0 हो जाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx। थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स आपने बताया था कि अगर मैं a से c तक जाता हूं और c से b तक जाता हूं तो वस्तुतः आप a से b तक जाते हैं, और इसी को फैक्टोरियली जो हम लोग देख रहे थे, इस पक्ष को पुनः पुनः डेफिनेट इंटीग्रल अपने आप में समाहित किए हुए हैं कि a से b तक जाने का मतलब है पहले a से c तक आप गए और c से b तक गए। ये तो वेक्टर की भाषा है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल में समाहित है। हम लोग का जो आशय है वो एक्चुअली नंबर लाइन पर सीमित है, तो आप इस तरह से समझे कि आपने a से b तक गया, a से c तक गया, फिर c से b तक गया, तो एक्चुअली a से b तक गया, a से पहले c तक गए, फिर c से b तक गए, इसका मतलब आप a से b तक गए, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो a से b तक को हम लोग दो भागों में तोड़ दें, एक a से c और एक c से b। लेकिन वेक्टर और उदारवादी होता है, स्केलर में जो बात नहीं है वो बात वेक्टर में समाहित हो जाएगी। ये c का जो आविर्भाव है ये इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर भी हो सकता है, जब तक ये वेक्टर की बात है। फॉर एग्जाम्पल a से b तक गए और अब c तक यहाँ पर सिमट दीजिए, तो ab का मतलब ac प्लस cb आप लिख सकते हैं, क्योंकि cb का डायरेक्शन नेगेटिव है और ac में जितना आपने ऐड किया उतना cb में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ab रहा। इसका मतलब c का जो एग्जिस्टेंस है वो मैथमेटिकली भले AB के अंदर का पॉइंट हो, लेकिन मैथमेटिकली ही सही वो उसको एक्सटीरियर पॉइंट के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे where C is either interior to AB और exterior to AB, या हम लोग कुछ भी नहीं लिखे तब भी हो जाएगा। इसका मतलब जब तक ये so long as it behaves as a vector, तो हम लोगों के पास C का अस्तित्व लिबरल हो जाएगा। C may be inside, C may be outside. This is the better part of definite integral, how to liberalize the concept of this definition of net displacement। और इसको अगर डेफिनेशन वाइज देखना है तो ये इमीडिएटली ये परिभाषा से तय हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर तो हम लोग रिजॉल्व करें तो fb माइनस fa, राइट साइड को रिजॉल्व करें it would go to fc minus fa, and what is this part? This part is going to be fb minus fc। now plus fc goes away with minus fc, इसका मतलब आपके पास नेट fb minus fa रहा, both sides are same। तो आप इसके पुष्टि एक एक लाइन में कर सकते हैं। यहाँ हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया है whether c is interior to ab और exterior to ab, इसका मतलब C is any point on the number line। सबों के लिए प्रॉपर्टी समान रूप से डिस्क्राइब्ड होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, a to b fx dx is a to b f a plus b minus x dx। This is very important property, और इस प्रॉपर्टी में बहुविध सवाल आते हैं और इसको प्रूफ भी हम लोग बहुत सहजता से कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रूफ करके देख लें। Put a plus b minus x is equal to say y। इस राइट साइड से हम लोग चलने का प्रयास करें, और इसमें आपने क्या किया है, इसमें दोनों लिमिट को ऐड अप किया है और उसके बाद x वेरिएबल से आपने सब्ट्रैक्ट किया है। तो कहा जा रहा है
कि एफ एक्स डी एक्स का उतना ही वैल्यू है जितना एफ ए प्लस बी माइनस एक्स का वैल्यू है। तो ये प्रॉपर्टी को अगर हम लोग प्रूफ करें, a प्लस बी माइनस एक्स को अगर हम लोग y से रिप्लेस कर दें, दोनों डिफरेंशिएट किया जाए, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि एनी सब्स्टिट्यूशन वुड डिमांड चेंज इन लिमिट। चेंज इन लिमिट का वो सूत्रपात करेगा। पहले लिमिट जो है x के अकॉर्डेंस था, अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन में y का अकॉर्डेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, x का लोअर लिमिट क्या था? x का लोअर लिमिट a था, तो x की जगह a पुट कर दीजिए। x की जगह a पुट करने से a कट जाएगा, y का वैल्यू b हो जाएगा। और x का अपर लिमिट क्या था? b था, x की जगह यहाँ पर b पुट कर दीजिए तो b कैंसिल आउट हो जाएंगे और y का वैल्यू a आ जाएगा। तो RHS क्या कह रहा है? देन RHS x जब a था तो y उस समय b हो गया, और x जब b था तो उस समय y a हो गया, और इसका वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया था y, और dx का वैल्यू है नेगेटिव dy। dx का वैल्यू नेगेटिव dy, आप यहाँ नेगेटिव डाल दें। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा है दिस प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने इरेज कर दिया है। उस प्रॉपर्टी के तहत इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये माइनस साइन को एबोलिश कर दीजिए तो इसके लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 1 में जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है? a से b तक एफ वाई डी वाई का उतना ही वैल्यू है जितना a से b एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब चर्चा की थी, तो ये एफ एक्स डी एक्स जो आपके एल एच एस का हिस्सा हो गया, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसी प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक पार्टिकुलर केस है, डिडक्शन के रूप में लिखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 व्हिच इज द डिडक्शन या कॉरोलरी फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 5, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स, इसको आप खुद प्रूफ करेंगे। और ये प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, ये 5 का डिडक्शन है, 5 का एक लॉजिकल कॉरोलरी है, अर्थात 5 से ही निकला हुआ ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। कब? जब एक लोअर लिमिट को आप 0 असाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोअर लिमिट को a को आप 0 असाइन कर देंगे तो यही प्रॉपर्टी a के जगह अगर 0 असाइन कर देंगे, a के जगह 0 असाइन करने से क्या होगा? प्रॉपर्टी b माइनस एक्स ठहर जाएगा। और ये सेम प्रॉपर्टी है जो आप 6 में, प्रॉपर्टी नंबर 6 में देख रहे हैं। इसमें लोअर लिमिट को अगर 0 सेट कर देते हैं इसी में, यानी a को अगर हम लोग 0 पुट कर दें, तो इसी सब्स्टिट्यूशन से आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेंगे। यहाँ से फर्क यही है कि b के जगह यहाँ a हमने रख दिया है, और इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? a माइनस एक्स का y पुट कर लेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया है इस प्रोसीजर के तहत फॉलो करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस a टू प्लस a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। ये भी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी को हम लोग 2 हिस्सों में भी तोड़ के देख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और एक दूसरा हिस्सा है 0 हो जाएगा इसका व्हेन f माइनस एक्स इज एफ एक्स इज इक्वल टू f माइनस एक्स। सॉरी, इसका 2 हिस्सा हो गया, इसका 2 हिस्सा हो गया। व्हेन ये प्रॉपर्टी कब लागू होगा? व्हेन f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी जब f माइनस एक्स को आप एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये भी एफ एक्स और ये भी एफ एक्स हो जाएगा, तो उस समय 2 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा। और ये
प्रॉपर्टी कब कहलाता है? ये प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी का नाम है? व्हेन f इज एन इवन फंक्शन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज f इज एन इवन फंक्शन, f इज एन इवन फंक्शन। और ये प्रॉपर्टी कब लागू होगा? 0 when f minus x is minus fx, that is f is an odd function। f कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। ये ऑड फंक्शन की परिभाषा है। अब इवन और ऑड का क्या संदर्भ है गणित शास्त्र में या ज्योमेट्रिकली, इसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करें। सपोज माइनस ए और ये 0 और ये प्लस ए है। सपोज एक फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं और फंक्शन का ग्राफ ऐसा है। दोनों का अगर एरिया सेम है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग थोड़ी देर में वेक्टर एरिया के रूप में चिन्हित करेंगे। एरिया वस्तुतः स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब उसको हम लोग वेक्टर के फलकों में देखते हैं, वेक्टर के नजरिए से देखते हैं, तो ये वेक्टर एरिया भी कहलाता है। इसके गुणधर्म को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब माइनस ए से प्लस ए, अगर हम लोग टोटल एरिया के बारे में चिंतन करें और याद रखें डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली वेक्टर एरिया है, तो अगर एरिया के रूप में अगर इसको हम लोग दृष्टिपात करें तो माइनस ए से प्लस ए तक अगर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो जितना एरिया होगा, इसका सपोज एरिया है ए यूनिट और इसका भी एरिया ए यूनिट है, तो टोटल एरिया 2a यूनिट्स होगा। तो हम लोग क्यों ना कहते हैं कि 0 से a तक इंटीग्रेट करके हम लोग 2 टाइम्स कर दें, तो ये एरिया अगर a है तो इसका दुगुना 2a होगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, इसलिए एक एरिया को ट्वाइस कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। ऐसे इवन फंक्शन की बात की चर्चा कर रहे हैं। ये फंक्शन अगर इवन है, इवन का मतलब होता है कि इसके पास ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। तो फंक्शन अगर आइडेंटिकल होगा, इसके पास ट्रांसलेशनल सिमेट्री होगा, उस अवस्था में पूरा एरिया उसके आधे एरिया का दुगुना होगा। इसको हम लोग इस वेक्टर के नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं। वेक्टर का नजरिया और भी सार्थक होगा और भी उजागर होगा, जैसे ऐसे फंक्शन के लिए इसको हम लोग रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। इसका अगर दोनों का एरिया मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो वेक्टर एरिया यानी टोटल सम टोटल ऑफ एरिया 0 हो जाएगा, बिकॉज माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन अगर ऑड है, यानी ये जैसे साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन रोटेशनल सिमेट्री है। तो इस सिमेट्री में क्या होता है कि ओरिजिन के अबाउट इसका साइन स्कीम अपोजिट हो जाता है। ये मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों का परिमाण एरिया के रूप में सेम है, लेकिन डायरेक्शन के रूप में अपोजिट है, तो नेट वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली देखने के आशय अलग हैं, एनालिटिकली प्रूफ करने के आशय अलग हैं। इसको आप एनालिटिकली प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सो दिस इज द 7th प्रॉपर्टी। जब इसको आप एनालिटिकली प्रूफ करेंगे तो याद रखेंगे, इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे। माइनस ए और प्लस ए के बीच में निश्चित रूप से बीच का पॉइंट 0 आता है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 से 2 हिस्सों में बांट लेंगे, माइनस ए टू 0 और एक 0 टू ए। अब इस कंडीशंस का उपयोग करके हम लोग दोनों आंसर को ला सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे, सपोज f इज एन इवन फंक्शन, यानी उसके पास इस तरह की सिमेट्री है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, तो fx के जगह आप f माइनस एक्स भी रख सकते हैं। तो f माइनस एक्स रख के आप इसको प्रूफ कर लेंगे, माइनस एक्स को y पुट कर लेंगे, फिर दोनों साइड इक्वेट हो जाएंगे। दिस इज लेफ्ट फॉर योर होमवर्क, आप प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, जीरो टू 2a fx dx is 0 to a fx plus f2a minus x dx। इसको भी अगर हम लोग दो फलकों में तोड़ने का प्रयास करें तो इट इज 2 times 0 to a fx dx, या फिर एक दूसरा वैल्यू इसका 0 भी हो जाएगा। इसी का हम लोग पुनरावृत्ति करें when f2a minus x is fx and when f2a minus x is minus fx। तो सातवां का से मिलता जुलता ये भी एक प्रॉपर्टी है, आठवां। इसमें इसके लेंथ को आप थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं और 0 से 2a को आप 0 से a के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लेंथ को आप श्रिंक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के तहत। इस पर भी बहुत सारे सवाल होंगे, बल्कि सारे प्रॉपर्टीज में बेशुमार इंटीग्रल्स बेशुमार इम्पॉर्टेंट हैं, सबों को हम लोग बारी बारी से अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। पहले तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद इसको सवालों के रूप में चिन्हित करेंगे, एप्लीकेशन का काम करेंगे। तो ये सारे ज्योमेट्रिकली भी अपने आप में निखारने का प्रयास करते करेंगे और ज्योमेट्रिकल आयाम भी इसमें दिखाई पड़ेगा। और इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखें, दैट इज इक्विवेलेंटली अगर हम लोग इसको 0 से लेके a तक चलते तो राइट साइड में 0 से हम लोग a/2 का श्रृंखला तय करते हैं। इसका हाफ लेंथ यहाँ पर है और fx, और 2a की जगह यहाँ पर a है, यहाँ 2a था यहाँ a है, तो यहाँ 2a की जगह a लिखेंगे, a minus x dx। इसका मतलब इसका रिवाइज्ड वर्जन इसका है, इस तरह से हम लोग देखेंगे, इट इज a/2। तो हम लोगों ने आज तमाम प्रॉपर्टीज को देखने का प्रयास किया। आप स्टूडेंट्स इसको बारी बारी से प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। इट इज लेफ्ट टू यू। आप इसमें से देख रहे हैं कि अगर ये इसके बराबर हो जाता है तो ये इमीडिएट हो जाता है, और ये इसका अगर नेगेशन होता है fx कैंसिल आउट हो जाता है, इसका वैल्यू 0 भी दिखाई पड़ रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, इसको दो खेमे में तोड़ना पड़ेगा, 0 से a और फिर a से 2a, फिर सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके आपको इस रूप में लाना पड़ेगा। सो आज हम लोगों ने कुछ एक प्रॉपर्टीज को देखने और समझने का प्रयास किया। सम प्रूफ्स आर लेफ्ट टू यू फॉर एक्सरसाइज। इसको आप प्रयास करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी प्रॉपर्टीज का जिक्र करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।